नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ गए होंगे, ताकि और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी उनको साथ में नोट डाउन करते हुए चलेगा। और साथ ही मैं आशा भी कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपना रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा। तो जिन लोगों ने देखे शॉर्ट नोट्स बनाई है और प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिन्होंने नहीं बनाया है, देखिए अभी भी टाइम है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जल्दी से आप लोग की नोट्स भी बन जाएगी। एग्जाम तक आते आते 1 से 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से लग जाइए। अब इतना भी टाइम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम है कि आप प्रॉपर चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करूंगी, अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। तो देखिए ये मिशन है जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन जो है पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करें। तो इसके लिए जो मिशन शुरू किया गया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन, वो देखिए ऑप्शंस आप देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए जिन्हें आंसर आ रहा है सही वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। वैसे इसका करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। तो आइए इस मिशन के बारे में समझते हैं। देखिए देश का जो सेंट्रल जो बैंक है यानी केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने देखा जाए अभी हाल फिलहाल में मनाया है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, यानी कि यहाँ पे देखा जाए डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दौरान। और इसी दौरान देखा जाए तो उसने डिजिटल भुगतान अपनाओ और औरों को भी सिखाओ थीम के साथ जो है हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल सप्ताह मनाया जा रहा है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, इसी सप्ताह के दौरान देखा जाए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। और ये सप्ताह देखिए इसकी थीम क्या है, डिजिटल भुगतान अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है वो 6 से लेकर के 12 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कल जो है लास्ट डे है, तो आप इस डेट को याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 6 से लेकर के 12 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इस जागरूकता सप्ताह के दौरान जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो है भारत वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी अध्यक्षता के तहत जो है जन भागीदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम जो है लोगों को एक तरीके से जोड़ने के लिए, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए उनके बीच में इस जो है कई तरह के कार्यक्रम आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसी में से एक जो है मिशन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए इस मिशन के तहत देखिए क्या होगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 75 गांव को गोद लेगा और इसके बाद क्या करेगा, इन गांवों को क्या करेगा, डिजिटल पेमेंट सक्षम गांव में बदलने का कार्य करेगा। ठीक है, एक तरीके से प्रयास करेगा। तो डिजिटल पेमेंट सक्षम ये गांव हो, इसके लिए 75 गांव को गोद लिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, वही देखा जाए ये जो पहल है, इस पहल के तहत जो है वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर देश भर में इन गांवों को गोद लेंगे। जो ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है वो जो देश में जितने भी गांव हैं लगभग उसमें से 75 गांव को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और मर्चेंट्स को शामिल करने के उद्देश्य से इनमें से प्रत्येक गांव में 2 शिविर जो है वो आयोजित करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उद्देश्य है किसका दोस्तों, ये है आपका हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है 6 से लेकर के 12 मार्च तक। थीम क्या है, डिजिटल भुगतान अपनाओ औरों को भी सिखाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है जिसमें भारत के स्थान की बात किया जाए दोस्तों
तो 108वां है, ठीक है। इसमें और भी देखा जाए तो कुछ पैमाने हैं जिसमें भारत की कुछ और भी रैंकिंग है, ये भी हम देखेंगे। तो फिलहाल चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स है उसमें भारत 108वें स्थान पे है। आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए एक संस्था है जिसको वी डैम यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है दोस्तों? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, डिफेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटिसाइजेशन, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक तरीके से शीर्षक है। इस रिपोर्ट में देखा जाए भारत को जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97वां स्थान मिला है, वही बात करें हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108वां स्थान मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में दो देखिए पैमाने हैं। एक देखा जाए लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है जिसमें भारत जो है 97वें स्थान पे, वही देखा जाए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत क्या है? 108वें स्थान पे, ठीक है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई है लोकतंत्र से संबंधित, और इसमें यह बताया गया है कि भारत अगर पिछले समय से देखा जाए कुछ यहाँ पे कुछ समय से, तो भारत जो है डेमोक्रेसी के मामले में क्या है? पिछड़ रहा है। यहाँ पे एक तरीके से चुनावी निरंकुशता हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो है चुनावी निरंकुशता के बारे में लगातार भारत जो है वो पिछड़ता जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है, चुनाव में प्रॉपर लोकतंत्र नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसी बात इस रिपोर्ट में की गई है। यहाँ पे बात करें कुछ ऐसे देश हैं जो इस सूची में भारत से जो है नीचे है। तो यहाँ पे देखिए जैसे देश जो है तुलना में भारत जो है यहाँ पे तंजानिया, बोल्विया, मैक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया, इन सब देशों की तुलना में क्या है? इस सूची में काफी ज्यादा नीचे है। तो इन लोगों की परफॉर्मेंस हम लोगों से काफी अच्छी मानी गई इंडिया से। ये तंजानिया, बोल्विया, मैक्सिको, नाइजीरिया यानी कि एक अफ्रीका देश भी जो है लोकतंत्र के मामले में हम लोगों से काफी बेटर है। वही बात करें यहाँ पे जो है पिछले एक डिकेड्स यानी कि यहाँ पे 10 वर्षों में देखा जाए भारत का जो नाम आ रहा है वो शीर्ष 10 निरंकुश देशों में रखा गया है। तो काफी यहाँ पे निरंकुशता देखने को मिल रही है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। डेनमार्क की अगर हम टॉप पे बात करें कि सबसे पहले स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क देखा जाए तो यहाँ पे 0.89 के उच्चतम व्यापक स्कोर के साथ पहले स्थान पे। किसमें दोस्तों? तो यहाँ पे हमें देखने को मिला लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो देखिए ये जो है इस साल इसकी भी स्थिति खराब है। ये 2 स्थान से गिर गया है, गिर के जो कि 106वें स्थान पे आ गया है। और वहीं अगर हम बात किया जाए कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में बात किया जाए तो पाकिस्तान का दोस्तों कौन सा स्थान आ जा रहा है? 110वां स्थान आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान की बात है। यहाँ पे जो एलडीआई डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखा जाए कितने संकेतकों को शामिल किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 71 संकेतक थे। जैसे कि कौन कौन से संकेतक है? जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की गई, यहाँ पे राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की बात की गई, और अन्य के आधार पर लोकतंत्र के उदार और चुनाव दोनों पहलुओं पर जांच करते हुए ये जो है कुछ महत्वपूर्ण संकेतक है, और इसी आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ और भी बातें की गई है जो कि जो है विश्व स्तर पे यानी कि दुनिया की आबादी जो है वो 74%, जिसमें अगर हम देखें 5.7 बिलियन जो लोग हैं वो अब क्या है, अब चुनाव या फिर बंद निरंकुशता में जी रहे हैं। एक तरीके से क्या है, क्लोज्ड, वहां पे किसी तरह का लोकतंत्र नहीं देखने को मिल रहा है, जो है एक तरीके से डिक्टेटरशिप या कह सकते हैं निरंकुशता देखने को मिल रही है। जो कि ये देखा जाए 10 साल पहले जो है वो 46% थी, अब ये कितनी, ये लगातार हमें मात्र 1 डिकेड्स में एक तरीके से कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर ही जो है हमें इस तरह की निरंकुशता विश्व स्तर पे देखने को मिल रही है। जो कि 10 साल पहले 46% था और बढ़ करके अब कितना हो गया, तो 72% ये हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह की जो रिपोर्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लोग मेंस देंगे उनके लिए पेपर 2 में ये सब पे जो है आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब रिपोर्ट अलग से जो है, जब आप इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कॉपी बना लीजिए और उसमें इंडेक्स में जो है ये सारी चीजें लिखा करिए, ये पॉइंट लिखा करिए, इसमें सुझाव बताइए क्या क्या हो सकता है, क्यों ये स्थिति आ रही है, ठीक है, क्यों ये स्थिति आ रही है, इसके क्या समाधान हो सकते हैं। कुछ अपने व्यूज रखिए, कुछ और भी जो संस्थाओं के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखिए कि कहाँ पे इस तरह का चीजें अच्छी हुई, डेनमार्क ऐसा क्यों है, किस तरह की वहां व्यवस्था है। तो कुछ अपने पॉइंट लिख करके अच्छा जो है आंसर फ्रेम कर सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक कंपनी ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी यानी कि क्या कह सकते हैं सीबीआईपी केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 जीता है। तो किसने जीता है, किस सार्वजनिक कंपनी ने दोस्तों, तो ये जीता है भेल ने, ठीक है। भेल की बात किया जाए यानी कि
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भेल ने जीता है कौन सा पुरस्कार? सौर ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए इसे केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को देखा जाए, जो भेल के अध्यक्ष है प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है डॉक्टर नलिन सिंघाल, और भेल के जो निर्देशक हैं सुश्री रेणुका गेरा ने केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से CBIP दिवस पर प्राप्त किया है। तो ये पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया है। इस पुरस्कार की बात करें दोस्तों, कौन से? केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार की बात किया जाए तो देखिए ये किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जिन लोगों ने जल के क्षेत्र में यानी कि वाटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इस क्षेत्र को विकास के लिए जिन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो भेल ने जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो कार्य किया है, उसलिए भेल को जो है ये पुरस्कार दिया गया। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में जो है कितनी कंपनियां महारत्न की कैटेगरी में आती हैं, आप कौन कौन सी वो कंपनी है, और अभी जो है नई कंपनी कौन सी थी वो है, आप मुझे बताइए। इवन उसको ना बताइए टोटल कितनी कंपनी है, जो है महारत्न कंपनी कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और किस देश ने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? मैक्सिको ने किया है। लैटिन अमेरिका का ये कंट्री है मैक्सिको। और अगर हम बात करें मैक्सिको ने, देखा जाए भारत और मैक्सिको ने देखा जाए किस क्षेत्र में, तो दोस्तों अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ठीक है, यानी कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है भारत और मैक्सिको के बीच में ये हुआ है। ये जो समझौता हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है, लोधी रोड पर स्थित जो इंडियन साइंस सेंटर है वहां पे हुआ है। किनके बीच में हुआ? तो केंद्रीय राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार है यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिको के विदेश मंत्री है जिनका नाम है मार्सेलो, ठीक है, मार्सेलो एब्राड, इनके बीच में जो है ये समझौता, ये उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल थे उनकी उपस्थिति में इस समझौते पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत जो प्रमुख फोकस जो क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों पे मिलकर के ये दोनों देश कार्य करेंगे, तो ये देखिए जो प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र है कौन कौन से? एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, राजनीतिक क्षेत्र है, नागरिक है, बुनियादी ढांचा है, इंजीनियरिंग है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पृथ्वी व महासागर विज्ञान, पानी, खनन, ठीक है, खनिज, धातु व सामग्री, रसायन, इसमें चमड़ा भी सहित है, पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ पे ऊर्जा पारंपरिक और गैर पारंपरिक, और ऊर्जा उपकरण, कृषि, पोषण और बायोटेक और हेल्थ केयर जो है ये प्रमुख जो है फोकस वाले क्षेत्र हैं प्रौद्योगिकी के। तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलकर के ये दोनों देश जो है ये कार्य करेंगे, भारत और मैक्सिको। आइए मैक्सिको के बारे में देखते। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है यानी कि USA की अगर हम बात करें, उसके जस्ट जो है साउथ में आपको मैक्सिको दिख रहा है, ठीक है। मैक्सिको की दोस्तों कैपिटल की बात किया जाए तो मैक्सिको सिटी जो है वो इसकी कैपिटल है। देखा जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि अटलांटिक का भाग है, यहाँ आपको पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, ठीक है। इसकी जो है मुद्रा कौन सी दोस्तों? पेसो है। यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? फेलिप काल्ड्रॉन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगर हम देखें कि ये किससे किससे अपनी जो है बेलीज से और ग्वाटेमाला से जो है ये अपने सीमा को साझा करता है, और उत्तर में देखा जाए तो USA से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किसने प्रिट्जर आर्किटेक्ट प्राइज 2023 जीता है? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो जीता है वो कौन है 2023 का दोस्तों? वो है डेविड, ठीक है, चिपरफील्ड, ठीक है, डेविड चिपरफील्ड जो है उन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है। इनका पूरा नाम देखा जाए तो क्या है दोस्तों? सर डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है और ये वहां के जो है एक तरीके से ब्रिटिश आर्किटेक्चर शहरी योजना का और कार्य करता है, और इन्होंने जो कलातीत आधुनिक डिजाइन किया है उसके लिए इनको जो है इस साल का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज प्रदान किया गया है 2023 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेविड चिपरफील्ड जो है वो प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज के ये 92 जो है 52वें जो है ये विजेता है। और ये जो है एक तरीके से इस पुरस्कार की बात किया जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है।
प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज की बात की जाए दोस्तों, तो ये आर्किटेक्ट में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुरस्कार को सबसे पहले किस भारतीय ने भी प्राप्त किया था, तो इस पुरस्कार जो सबसे पहले जो भारतीय प्राप्त करता थे वो है बालकृष्ण दोषी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार कर लीजिएगा। और ये एक प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार और शहरी योजनाकार है। तो इनको जो है अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो वो थे बालकृष्ण दोषी थे। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना की बात किया जाए तो इस पुरस्कार को जो है स्थापित किया गया था 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। कहां पे दोस्तों? शिकागो, जो कि अमेरिका का शहर है, शिकागो के प्रिट्जर परिवार के द्वारा जो है ये पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इस साल का जो है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो दिया गया है वो सर डेविड एलन जो है चिपरफील्ड को दिया गया है, जो कि आर्किटेक्ट है। कहां से? जो ब्रिटेन से है। ठीक है, कंट्री भी पूछा जाता है कि किस देश से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे में स्थान दिया गया है? तो किस हवाई अड्डे को जो है एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे का सम्मान मिला है? तो ये दोस्तों देखा जाए जो दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे प्रदान किया गया है। आइए करेक्ट आंसर बी है। तो ये जो देखा जाए ये जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जो है ये 22वां एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार के विजेताओं की क्या किया घोषणा किया। ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और इस साल की घोषणा की गई 2022 का। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो दुनिया भर के जो एयरपोर्ट है उनमें ग्राहकों का किस तरीके का अनुभव रहा है उसी के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें इस बार का एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे में से एक को घोषित किया गया, कौन सा दोस्तों? तो दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। ठीक है, स्थान दिया गया है। हवाई अड्डे में देखा जाए तो स्वच्छतम हवाई अड्डे की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता है इस हवाई अड्डे ने। ठीक है, स्वच्छतम हवाई अड्डे की श्रेणी में, ठीक है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। वहीं पे बात करें जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मुंबई का, उसने भी आकार और क्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के तहत इसने भी पुरस्कार जीता है। तो बेसिकली दो क्षेत्र यहाँ पे कुछ कैटेगरी हमारी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो है एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे में से किसे एक स्थान दिया गया, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। और वही बात की जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे देखा जाएगी प्रति वर्ष जो 40 मिलियन से अधिक यात्री यहाँ से जो जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के तहत इसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? तो भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? 5 बिलियन, 4 बिलियन, 3 बिलियन या फिर 1 बिलियन? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 बिलियन डॉलर की। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे जो विश्व बैंक और भारत ने, ध्यान रखिएगा, ये जो मदद की जाएगी, ठीक है, जो सहायता राशि होगी ये हेल्थ सेक्टर के लिए होगी। यानी कि यहाँ पे जो है विश्व बैंक और भारत ने देश की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है यानी कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसी को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के दो पूरक लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके मुताबिक इस रिपोर्ट के बारे में देखा जाए, इसके मुताबिक देखा जाए जो ये 1 बिलियन डॉलर का जो है इस संयुक्त लोन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? उपयोग वित्त पोषण के लिए होगा। ठीक है, विश्व बैंक के जो यहाँ पे एक जो प्लान यहाँ पे जो किया जा रहा है, विश्व बैंक एक भारत का मिशन है। ध्यान रखिएगा, भारत का एक प्रमुख मिशन है, क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये उसका समर्थन करेगा विश्व बैंक। अब चूंकि आपके सामने यहाँ पे आ गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये आपकी जिम्मेदारी इसके बारे में पढ़ना। इसी को जो है इस मिशन के समर्थन किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, जिससे कि क्या होगा, जो भारत की जनता है यानी कि जो देश के लोग हैं उनको क्या करना, उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में एक तरीके से जो देश भर में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें क्या करना, सुधार करना। ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। इस लोन की बात करें तो ये लोन लगभग जो है लाभ, इस लोन का लाभ देश के जो 7 राज्य, पूरे राज्य 7 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, उनको ये मिलने जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश का भी नाम इसमें शामिल हो गया, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इन राज्य, ये जो 7 राज्य है जिनका लाभ ये 7 राज्य जो इस लोन का लाभ लेंगे उसमें बेसिकली जो स्वास्थ्य सेवा वितरण है यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है,
विश्व बैंक के द्वारा कुछ और भी बातें की गई, जैसे कि यहाँ पे बताया गया भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी अच्छा इंप्रूव किया है और यहाँ पे जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो भारत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसी बात विश्व बैंक के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, लोगों की जीवन प्रत्याशा में भी काफी बदलाव देखने को मिला है, यानी कि जो लोगों की पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई है। जैसे कि अगर बात किया जाए, रिपोर्ट में बताया गया है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है भारत के लोगों को। अगर 1990 की देखा जाए तो ये पहले 58 थी, ठीक है, जो कि अभी कितनी हो गई है 69.8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब एग्जाम में डेटा कि भारत की जो है जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 69.8% है, जो कि अगर देखा जाए 2 डिकेड से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 20 सालों के अंदर ये काफी बढ़ी हुई हमें देखने को मिल रही है, ऐसा ये रिपोर्ट में बात की गई है। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा सुधार किया गया है, जिसकी वजह से एक तरीके से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, याओशांग उत्सव जो आयोजित किया जा रहा है किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। चलिए, करेक्ट आंसर इज ए, मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मणिपुर की बात है। देखिए, मणिपुर में 5 दिनों तक चलने वाला याओशांग उत्सव शुरू हो गया है। ठीक है, यानी देखिए शुरू क्या हो गया, आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, तो ये 5 दिनों तक जो चलने वाला उत्सव है ये 11 तारीख को, यानी कि आज इसका लास्ट डे है याओसांग उत्सव का। और ये उत्सव जो मनाया जाता है मणिपुर का एक समुदाय है जिसका नाम है हिंदू मेतेई समुदाय। ठीक है, हिंदू मेतेई समुदाय है, इसके द्वारा जो है इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान देखा जाए, इस उत्सव के दौरान देखा जाए रंग खेल होता है। होली के समय में ही ये उत्सव आयोजित किया जाता है और इसमें जो है खेल जो है रंग से खेला जाता है और रंगों के अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस त्योहार की बात किया जाए तो यह त्योहार जो है हर साल मेती चंद्र कैलेंडर के लामता यानी कि फरवरी या मार्च में की जो पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है। तो बेसिकली होली के आसपास मनाया जाता है और यही कारण है कि ये होली के समय इसको मनाया गया और आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, यानसोंग का मतलब क्या होता है? यासांग का मतलब, इससे मतलब ये अभिप्राय होता है। आप यहाँ पे देखिए फोटो देख रहे हैं, एक झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, उसी से मतलब उसका मतलब झोपड़ी होता है, एक नन्ही सी झोपड़ी से है जो पूर्णिमा के जो है अपरा काल में प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। तो यही इसका मतलब होता है याओशांग। ठीक है, तो ये उत्सव मनाया जाता है कहाँ दोस्तों? मणिपुर में मनाया जाता है। उत्सव से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी मैंने काफी उत्सव के बारे में बताया, नॉर्थ ईस्ट में बताया, कुछ हम लोगों ने देखा था यहाँ पे उड़ीसा में बनाया गया, कुछ केरल में। तो ये सारे उत्सव जो अभी तक के मनाया गया, एक अलग से चार्ट बना करके कॉपी में अलग से लिख लीजिए, स्टेट लिख लीजिए और उसके सामने कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया गया, ये सारे जो है लिख लीजिए, फेस्टिवल। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो जो दुनिया के महासागर निकाय हैं उनकी रक्षा के लिए दुनिया जो है पहली उच्च समुद्र संधि पर जो हस्ताक्षर किया है, किसने किया है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र ने किया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने देखा जाए दुनिया के जो महासागरीय निकाय हैं उनकी रक्षा के लिए एक उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा, जो कि ये उच्च समुद्र क्षेत्र कौन से है दोस्तों? जो कि हमारे राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर है, मतलब किसी राष्ट्र की जो सीमा होती है उसके मतलब 200 नॉटिकल मील के पार जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। तो उन्हीं को संरक्षित करने के लिए ये उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। और ये दुनिया भर के जो महासागरों का कितना लगभग प्रतिशत भाग है? तो 2/3 हिस्सा जो है ये बनाता है। इस संधि की बात करें तो यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर, जो पर्यावरण से चिंताएं हैं, संबंधित चिंताएं हैं, पर लगभग 1 दशक की बातचीत का परिणाम है। ठीक है, काफी समय से जो है ये बात चल रही थी किस तरह की संधि होनी चाहिए, जो महासागरीय निकाय है उनकी जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उन पर जो है उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसी संधि की जाए और उसी के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई है। यहाँ पे बात करें ये जो संधि के बारे में जो हस्ताक्षर किया गया इस संधि पर, समझौता जो किया गया है न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पे 4 मार्च को जो है इस संधि पर समझौता किया गया है। अगर हम बात करें अंतिम कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय समझौता था जो महासागर के संरक्षण पर था, तो ये देखा जाए 40 साल पहले 1982 को क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था किसी ऐसे संधि पर। इस संधि के बारे में बात किया जाए तो यह संधि जो है जो समुद्री जीवन के संरक्षण पर प्रबंध करेगी, जो समुद्री जीवन है, ठीक है, उनका ये प्रबंधन करेगी उच्च समुद्र में।
ठीक है। हाई सीज में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय भी बनाएगी। कैसा निकाय बनाएगी? जो इतने भी उच्च समुद्री क्षेत्र हैं उनका क्या करे, संरक्षण कर सके, उनको संरक्षित कर सके, तो ऐसे निकाय को भी ये बनाएगी ये संधि। इस संधि से देखा जाए दुनिया के जो 30% महासागर हैं उनको संरक्षित क्षेत्र में ये संधि लाती है। समुद्र में खनन के लिए नए नियम तय करती है। इस संधि का उद्देश्य बेसिकली देखिए क्या है, गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना। ठीक है। इस संधि पर इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया है कि खुले समुद्र में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है उसमें कुछ देशों को कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि एक तो हमने क्या देखा, जो राष्ट्रों की सीमा है, जो 200 नॉटिकल मील के पार क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। उस अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो है कुछ देशों को कुछ छूट दी जाती है, मतलब देशों को क्या क्या छूट दी जाती है। और ये लगभग मैंने बताया दुनिया भर के जो समुद्र क्षेत्र है उसका 2/3 पार्ट है। ठीक है, 2/3 भाग होता है। इस समुद्री क्षेत्र में देखा जाए जो एक तरीके से जो कंट्री होती है वो मछली पकड़ सकती हैं। ठीक है, जहाज चला सकती है, रिसर्च अनुसंधान के भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये काफी मूल्यवान क्षेत्र होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे से खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स के, ऑयल और गैस भंडार, ये सारे क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण से जो है एक तरीके से इसको नियंत्रित तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए संधि की गई है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो खनन जैसे संभावित प्रभाव उनको रक्षा करना, खनन के लिए नए नियम भी तय करना। ठीक है, ये कुछ नए नियम भी ये संधि तय कर सकती है। हो सकता है कि अभी जितनी छूट है आगे जाकर के उसके पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए उसको संरक्षण देने के लिए हो सकता है कुछ कठोर नियम भी जो है बनाए जा सकते हैं इस संधि के द्वारा। ठीक है, चूंकि निकाय वगैरह स्थापित होगी तो देखिए क्या होता है आगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की कि बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन ने मिलकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है फिन एम्पावर। ठीक है, फिन एम्पावर। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र वुमेन भारत ने हाल ही में एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है फिन एम्पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। तो फिन एम्पावर जो शुरू किया गया है यूबीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है भाई, तो ये जो वित्तीय क्षेत्र है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, उसमें जो प्रति महिला को क्या करना, सशक्त बनाना, और इसके लिए बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच में 1 साल का संयुक्त सक्षम निर्माण कार्यक्रम है। तो एक तरीके से ये दोनों संस्थाएं मिलकर के एक यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया और साथ ही साथ बीएससी मिलकर के जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें महिलाओं को क्या करना, सशक्त बनाने का प्रयास करना, यही इसी उद्देश्य से किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस देखिए कब मनाया गया था दोस्तों, अभी इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में देखा जब बीएससी और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में महिला नेतृत्व और उद्यमियों में निवेश में तेजी लाने के लिए रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी समारोह का आयोजन किया। तो ये समारोह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिंग द बेल फॉर द जेंडर इक्वलिटी। तो ये देखा जाए बीएससी और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया के द्वारा ये जो है शुरू किया गया। तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा कि फिन एम्पावर जो है वो 2 संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया मिलकर के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र वुमेन भारत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दोस्तों, डॉक्टर एल मुरुगन को। ठीक है, ठीक है, एज गुड एज माई वर्ड द मेमायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, KM चंद्रशेखर। ठीक है, वही बात करें 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार, ये जो फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया है ये 8वां संस्करण था और इस वर्ष जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे दोस्तों, शिप्रा दास को किया गया। ठीक है, वही बात करें हाल ही में जो जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गया है कौन, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। वहीं यहाँ पे सेवलोन इंडिया ने विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है, किसे, सचिन तेंदुलकर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवलोन इंडिया ने जो विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया है, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर और इस दौरान जो भी चीज मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उम्मीद करती हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी डेली करंट अफेयर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।